नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान, जयपुर। इस वीडियो में हम मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का जो बेसिक पर्पज है वो यह है कि नेचर के अंदर कुछ सॉलिड का बिहेवियर कंडक्टर्स का होता है, जबकि कुछ सेमीकंडक्टर्स बिहेवियर को शो करते हैं, जबकि कुछ इंसुलेटर्स को भी शो करते हैं। तो सॉलिड का इस तरीके के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरी डेवलप की जिसे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड कहते हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को या इन क्लासिफिकेशन को हम लोग उनके सॉलिड्स के बीच में जो एनर्जी बैंड्स बनते हैं, सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड्स बनते हैं उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्हें किस तरह से सॉलिड्स में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एटम से चालू करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक सिंगल एटम लिया। सिंगल एटम में हम लोग जानते हैं कि उसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जिनके एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि या तो वो फुल्ली फिल्ड होगा या फिर पार्शियली फिल्ड होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसका जो एनर्जी लेवल है उसे हम वैलेंसी लेवल कहते हैं। अब हमने ऐसे दो या दो से ज्यादा एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स को हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से एटॉमिक डिस्टेंसेस पर हम एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं। तो जब उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो उनके जो वैलेंस लेवल के जो एनर्जी लेवल है उनके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगा, या वो उनके बीच में एनर्जी लेवल्स में ओवरलैपिंग चालू होगी। ओवरलैपिंग चालू होगी तो क्या होगा, अब उनके बीच में एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग चालू हो जाएगी। इस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिकली स्प्लिटिंग जो होती है ये एक बेंड का फॉर्मेशन करती है। तो ये स्प्लिटिंग कैसे बेंड बनाती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने कार्बन का एक एग्जांपल लिया। हम जो सिंगल कार्बन जो होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। 1s2 2s2 एंड 2p2 में आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं जिनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 1s2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2s2 में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और 2p2 में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक अवेलेबल हायर एनर्जी स्टेट्स भी होते हैं। 1s2 जो है वो आपका के शेल को इंडिकेट करता है और के शेल में आपके पास 2n² के अकॉर्डिंगली 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि यहाँ पर ये हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन 2s2 2p2 जो है वो n इक्वल टू 2 है, एल शेल को इंडिकेट करता है। इसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑर्बिटल स्टेट को कंप्लीटली फिल नहीं कर पा रहा है। अगर हम इस तरीके के n एटम्स को कंसीडर करें तो 1s2 के हमारे पास 2n हो गए, 2s2 के हमारे पास 2n हो गए और 2p2 के भी हमारे पास 6n स्टेट्स हो गए। क्लियर है? अगर हम लोग इनके बीच के एटम्स के बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को और डिक्रीज करें तो अब क्या होगा, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग चालू होगी। ओवरलैपिंग चालू होगी, सबसे पहले जो ओवरलैपिंग चालू होगी वो 2s2 और 2p2 वाले ऑर्बिट, 2s2 2p2 ऑर्बिट्स वाले एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी। और जब ये एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी तो ये आपके एक बैंड में कन्वर्ट होती है। बैंड में कैसे कन्वर्ट होती है, अब हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो 2s और 2p जो है वो आपके एक सिंगल बैंड में कंपोज मर्ज हो जाता है और एक मिक्सचर ऑफ एनर्जी लेवल्स को बनाता है। दिस 2s 2p लेवल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आपके पास एनर्जी लेवल्स होंगे, आपके पास 8 अवेलेबल स्टेट्स होती है, मतलब जहां हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। और हमारे पास टोटल n एटम्स है, टोटल n एटम्स है और हमारे पास, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे इस स्लाइड में हमें पता है कि हमारे पास 2s2 2p2 में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग n कार्बन एटम को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास अवेलेबल स्टेट्स 8n है। इसका मतलब 8n में से 4n स्टेट्स फिल होगी और 4n स्टेट्स फिल नहीं होगी। तो जैसे जैसे एटम्स के बीच की स्पेसिंग कम होती जाती है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और उस कंडीशन में आपके जो एनर्जी है, जो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस लेवल के जो एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, वो आपके स्प्लिट होकर एक एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके बीच में आपका एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं। तो इस एनर्जी गैप में कुछ एनर्जी लेवल मीन एनर्जी लेवल से नीचे शिफ्ट हो जाती है, जैसे इस डायग्राम में इंडिकेटेड है, और कुछ एनर्जी लेवल मीन एनर्जी लेवल से आपके ऊपर शिफ्ट हो जाती है और उनके बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप आ जाता है जहाँ कोई भी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं होती है। तो जो इस मीन एनर्जी लेवल से जो एनर्जी स्टेट्स नीचे स्प्लिट होती है उन्हें हम वैलेंस बैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके फोर, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं
टोटल हमारे पास 18 स्टेट है। 18 स्टेट में से 4 एन स्टेट नीचे की ओर शिफ्ट होगी, 4 एन स्टेट ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। और आबो और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम लोग उन फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स को इन फॉरेन स्टेट्स में फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो आपके वैलेंस बैंड है ये आपके कंप्लीटली फिल्ड हो गए, और ये आपके जो कंडक्शन बैंड है आपके कंप्लीटली एम्प्टी हो गए। और इनके बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट हो गया, जिसे हम लोगों ने फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ई कह दिया। इसी चीज को हम लोग जो एटम्स है, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, वहीं से हम लोग इसको वापस समझते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास एन एटम्स हैं, एन कार्बन एटम्स है, और उनके बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच की बहुत ज्यादा है, तो 2s और 2p जो आपका 1s यहाँ नीचे की ओर होता है, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन 2s और 2p जो इनके बीच में भी कोई इफेक्ट नहीं है जब आपके डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप इन एक दूसरे के क्लोज आते हो, तब धीरे धीरे इनमें एक बैंड बनना चालू हो जाते हैं। मतलब जितने भी 2s हैं वो सारे के सारे मिलकर यहाँ पर बैंड बनने लग गए, और जितने भी 2p हैं, जितने भी कार्बन के 2p हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके मिलने लग गए। जैसे जैसे और क्लोज आए, तो अब आपके 2p के 6 एन स्टेट, क्योंकि आपके पास 2p में एक p में आपके पास 6 हैं, टोटल n कार्बन है, तो टोटल 6 एन लेवल्स हो गए। आपके पास n में 2 हैं, टोटल n है, तो आपके पास 2 एन लेवल्स हो गए। जब ये और क्लोज आए तो 6 एन और 2 एन मिलकर टोटल 8 एन हो गए। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच गए, तो यहाँ पर आपकी स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग हो गई तो आपके फॉरेन स्टेट्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए, फॉरेन स्टेट्स आपके नीचे की ओर शिफ्ट हो गए। जो ऊपर की ओर फॉरेन स्टेट्स हैं वो आपके कंडक्शन बैंड होते हैं, और जो आपके नीचे के जो फॉरेन स्टेट्स है वो आपके वैलेंस बैंड होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी इंडिकेट है। तो यहाँ जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर आपके टोटल फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, और ये आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और यहाँ पर आपके ये कंप्लीटली एम्प्टी हो गए, और ये आपका इसमें कोई भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इस तरीके के जो बिहेवियर है उसमें आपके कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, और वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब अगर हम इस एनर्जी गैप या इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेस पर सॉलिड्स को क्लासिफाई करें, तो सॉलिड जो है बेसिकली 3 तरह के नेचर इंडिकेट करता है। एक इंसुलेटर, दूसरा सेमीकंडक्टर, और तीसरा कंडक्टर। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं इनको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे इनकी प्रॉपर्टीज को और डिस्कस करेंगे। तो इंसुलेटर्स हम लोग उन मटेरियल्स को कहते हैं जहां पर एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ये लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता है। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल है जहां पर ये बैंड गैप, जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये इंसुलेटर्स के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। कंडक्टर के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल है जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करते हैं। अब हम इंसुलेटर्स को वन बाय वन हम लोग इन तीनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी गैप इन द इंसुलेटर जो है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ये जो है इनका इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड वुड, इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का जो ऑर्डर है वो लगभग, कंडक्टिविटी जो है वो आपके 10⁻11 टू 10⁻19, और रजिस्टिविटी जो है वो आपके 10⁻11 टू 10⁻19 ऑर्डर पर होती है। This material cannot conduct because the movement of the electron from the valence band to the conduction band is not generally possible, नहीं होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन्स, इट में भी इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर ट्रांजिशन कर जाएं, और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि कंडक्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी इज नेगेटिव, या टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कंडक्टर्स के लिए हमने कहा था कि वहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, और यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत स्मूथ होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लार्ज नंबर में होते हैं, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, रूम टेम्परेचर पर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो कंडक्टिविटी जो है वो
10⁻² टू 10⁻8 ऑर्डर पर होती है, जबकि रेजिस्टिविटी 10⁻² टू 10⁻8 ऑर्डर पर होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टर्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। मूवमेंट बढ़ने पर उनकी जो कोलिजन है अनदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कोलिजन है वो कोलिजन इंक्रीज होती है, और उनका कोलिजन इंक्रीज होने पर उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि पाथ में एक ऑब्स्टेकल इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज because the temperature increases. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है उनमें कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है, और उनके बीच में एक एनर्जी गैप जो है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि वेल नोन सेमीकंडक्टर्स हैं। इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होती है, इसलिए हम लोग इनको सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻5 टू 10⁻6 ऑर्डर पर होती है और रेजिस्टिविटी 10⁻5 टू 10⁻6 ऑर्डर पर होती है। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो है सेमीकंडक्टर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में रहते हैं और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जीरो होती है और ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर ट्रांजिशन कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी होने के कारण वहां पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी पॉजिटिव है या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।